अब तक हमने भाग फर्स्ट से लेकर भाग 9 तक कृत्रिम गर्भाधान व पशु प्रजनन से संबंधित जितनी थ्योरी की डिटेल थी वो सारी मैंने आपसे शेयर की थी। अब उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट 51 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, जो मैं आपके बीच में दोबारा से चर्चा करने जा रहा हूँ बारी बारी से। तो सबसे पहले मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है एआई का पूरा नाम। एआई हमने बार बार पढ़ा था। एआई के पूरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसको हिंदी में किस नाम से जानते हैं? कृत्रिम गर्भाधान के नाम से जानते हैं। ये हमारा बहुत ही सिंपल आपको लग रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा है कृत्रिम गर्भाधान की क्रिया किससे संपादित होती है? ये मैंने प्राकृतिक गर्भाधान व कृत्रिम गर्भाधान में डिफरेंस में आपको मैंने थ्योरी में समझाया था। वहाँ पे बताया था कि कृत्रिम गर्भाधान की जो क्रिया होती है वो तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन, एआई गन से कंप्लीट होती है। और अगर प्राकृतिक गर्भाधान की बात करें प्राकृतिक संभोग के माध्यम से, तो वो बुल से, सांड से, पेनिस से कंप्लीट होती है। ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन की चर्चा करूं तो बताऊंगा मैं आपको प्राकृतिक गर्भाधान के दौरान गाय में सीमन या वीर्य, जिसको हिंदी में कहते हैं, कहाँ स्थापित होता है? मतलब गर्भाशय, मैंने आगे 3 नाम लिखे हैं, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस। ये बच्चादानी के भाग हैं। कौन से भाग में सीमन स्थापित होता है? यहाँ मैंने लिखा प्राकृतिक गर्भाधान। प्राकृतिक गर्भाधान किससे कंप्लीट होता है? पेनिस से, सिसन से। तो गाय में सीमन कहाँ डिपॉजिट होगा? यहाँ पे मैंने 3 नाम लिखे हैं। वेजाइना लिखा है जिसको हिंदी में योनि कहते हैं, सर्विक्स लिखा है जिसको हिंदी में गिरवा कहते हैं, यूट्रस लिखा है जिसको हम हिंदी में गर्भाशय कहते हैं। तो ये 3 नाम लिखे हैं। तो आपको थ्योरी अगर ठीक से आपने पढ़ी है तो आप यहाँ जज कर सकते हो कि जो सीमन है, जो वीर्य है, प्राकृतिक गर्भाधान के दौरान की अगर हम बात करें, वो भी किसकी बात करें? हम गाय की बात करें। ध्यान रखना यहाँ पे गाय की। तो गाय में सीमन, मैंने यहाँ ब्रैकेट में ऐसे शॉर्ट में लिख रखा है C एंड B। गाय और भैंस में सीमन कहाँ डिपॉजिट होता है? तो उत्तर आएगा वेजाइना या सर्विक्स, मतलब वेजाइना आंसर होगा। और नीचे लिखा है मैंने सर्विक्स या गिरवा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। एक नीचे मैंने लिखा है गर्भाशय। गर्भाशय के ब्रैकेट में मैंने लिखा है M व S। M मतलब मेयर, मतलब घोड़ी। S मतलब शो, मतलब सूरी। इन दोनों के अंदर गर्भाशय में सीमन स्थापित होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था? गाय। गाय होगा तो उत्तर आएगा वेजाइना। अगर गाय को कट करके हम अगर घोड़ी लिख दें, अगर सूरी लिख दें, तब उत्तर आएगा यूट्रस या गर्भाशय। अगर हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करें, मतलब कृत्रिम गर्भाधान की बात करें, तो उसमें अगर सीमन पूछ ले तो आपको उत्तर करना है सर्विक्स। तो तीनों के अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन एक है, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन के 3 पार्ट हो गए यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, कृत्रिम गर्भाधान में सीमन कहाँ स्थापित किया जाता है? उत्तर मैंने यहाँ पे लिखा है सर्विक्स। और सर्विक्स का कौन सा पार्ट? मिड सर्विक्स। अगर बहुत ही गहराई से प्रश्न पूछे तब आपको यहाँ ध्यान रखना है, मिड का मतलब होता है मध्य। तो सर्विक्स के बीच में सीमन डिपॉजिट किया जाता है। तो वो किसके दौरान? कृत्रिम गर्भाधान की बात करें और सीमन की बात करें, कहाँ डिपॉजिट होगा? मिड सर्विक्स में। किसके माध्यम से किया जाता है? ये एआई गन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई कब करनी चाहिए? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक तो एआई कब करनी चाहिए, प्राकृतिक संभोग कब करवाना चाहिए? तो मैंने यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन लिखे यहाँ पे ABCD। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है मध्यकाल के मध्य में, मध्यकाल से पहले, मध्यकाल के बाद में, और यहाँ बीच में लिखा है पूर्व मध्यकाल के मध्य में। आपको याद हो तो मैंने थ्योरी में बताया था कि जो ईस्ट्रस साइकिल होता है, गाय भैंस की बात करें या बाकी पशुओं की बात करें, तो उसको 2 स्टेज, फॉलिकुलर सिस्ट, उसमें 2 स्टेज और 2 को 4 भागों में बांटा था। पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल, मध्य आवास काल, विश्राम काल, ऐसे 4 पार्ट होते हैं ईस्टर साइकिल के। तो यहाँ मैंने सबसे पहले लिखा है मध्यकाल के मध्य में, मध्यकाल के पहले, मध्यकाल के बाद में, और पूर्व मध्यकाल। ये प्रोइस्टस बोलते हैं अंग्रेजी में। इसको प्रोइस्टस बोलते हैं, इसको ईस्टस बोलते हैं। तो ईस्टस के बीच में मैंने, आपको याद हो तो मैंने डेफिनेशन, जो कृत्रिम गर्भाधान की डेफिनेशन बताई थी, उसमें बहुत अच्छी तरह समझाया था कि ईंट के बीच में एआई करनी चाहिए। ईंट से पहले भी नहीं करनी चाहिए, ईंट के बाद में भी नहीं करनी चाहिए, और पूर्व जो प्रोइस्टस है उसमें भी नहीं करनी चाहिए। कब आपको एआई करनी चाहिए? मध्यकाल के मध्य में। और कहाँ सीमन डिपॉजिट था? उत्तर आ गया यहाँ पे मिड सर्विक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? मध्यकाल के मध्य में। तो ये 5वां क्वेश्चन था। छठे क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है मैंने प्राकृतिक संभोग कब करवाना चाहिए? तो यहाँ पे वही मैंने नाम दोबारा से रिपीट किया, पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल, मध्य आवास काल, विश्राम। ये डाइस्टस है, सबसे बड़ा होता है। मध्य आवास जो यहाँ पे मेट्रिस्टस होती है, और मध्यकाल मतलब ईस्टस होता है, पूर्व मतलब प्रोइस्टस होता है।
तो थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिखा था मैंने, अगर आप एआई कर रहे हो तब तो आपको सीमन कब डिपॉजिट करवाना, कब एआई करवानी, तो मध्यकाल के मध्य में। लेकिन जब प्राकृतिक संभोग का मतलब क्या है, नेचुरल सर्विस, नेचुरल सर्विस करा रहे हो, बुल से करवा रहे हो, तो कब करनी है आपको, ये सेकंड आंसर आएगा इसका। जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस के स्टार्ट होने के 3 से 4 घंटे बाद, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक साथ आपको पढ़ने हैं। अगर प्राकृतिक संभोग की बात करें तो मिड हीट के 3-4 घंटे बाद में, और मिड हीट के मध्य में, तब एआई का जिक्र होगा। तो ये छठा क्वेश्चन था। 7वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, भारत में एआई सबसे पहले कब, कहाँ, किसने, किस पर। एक साथ 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाए हैं। कब का क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो आपको करना है 1939, 1939 में। कहाँ, मैसूर का कोई डेयरी फार्म था वहाँ पे। और किसने किया, उत्तर आएगा डॉक्टर संपत कुमारन ने। और किस ब्रीड पे किया, तो उत्तर आएगा गाय पे किया था, एलिकर गाय की कोई ब्रीड थी उसके ऊपर किया। तो एक साथ इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं। 8वां क्वेश्चन में लिखा है क्रायो का अर्थ। ये बार बार ये नाम आया था, क्रायोकैन, क्रायोजार, एलेंटू जार। जिसमें क्रायो का अगर आपसे कोई अर्थ पूछे तो मैंने यहाँ पे 3 नाम लिखे हैं, कोल्ड है, हॉट है, ह्यूमिडिटी है, या कोई नहीं है। क्रायो का मीन्स है कोल्ड, ठंड से। तो आंसर क्या आएगा, कोल्ड। इसके बाद में नेक्स्ट 9th नंबर पे क्वेश्चन मैंने लिखा है एलेंटू जार, सिमन स्ट्रा, शीत, एआई गन किससे मिलकर बने होते हैं। क्वेश्चन है सिंपल लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं। ये बार बार, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। एलेंटू जार कौन सी धातु से मिलकर बना होता है, तो उत्तर आएगा एल्युमिनियम धातु से। उसके बाद में सिमन स्ट्रा, जिसमें सिमन होता है हमारा, सिमन स्ट्रा किससे मिलकर बनी होती है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। शीत है वो भी पीवीसी से मिलकर बने होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसके बाद में एआई गन किससे मिलकर बनी होती है, उत्तर आएगा स्टेनलेस स्टील से। तो ये 4 मेन उपकरण थे, जिसमें चारों का मैंने अलग अलग बताया कि कौन सा उपकरण किस धातु से किससे मिलकर बना होता है। उसके बाद में नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है बीए थर्ड। 2 प्रकार के हमारे जार थे, बीए और टीए। बीए मतलब बायोलॉजिकल अप्लायंस था, टीए मतलब ट्रांसपोर्ट अप्लायंस था। दोनों का मैंने डिफरेंस भी बताया था। जो टीए वाला होता है वो क्या काम करता है, L2 जो गैस होती है हमारी, लिक्विड नाइट्रोजन जो गैस होती है, उसको ट्रांसपोर्ट के लिए टीए जार काम में लेते हैं। जो बीए प्रकार का जार है उसमें हमारा कैनिस्टर, गोबलेट, स्ट्रा सब कुछ होता है। तो बीए ट्रांसपोर्ट के साथ साथ हमारा यहाँ पे कैनिस्टर को, गोबलेट को, स्ट्रा को भी ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ क्वेश्चन अलग है। बीए थर्ड में आपसे कोई पूछे थर्ड का अर्थ, जैसे यहाँ 7 लिखा होता है, 10 लिखा होता है, 1 लिखा होता है, 30, 40। तो 3 का अर्थ क्या है, यहाँ पे 3 लीटर क्षमता वाला L2 जार। जिसके आगे जितना लिखा होगा उसकी उतनी ही कैपेसिटी होगी यहाँ पे। उसके बाद में मैंने 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कैनिस्टर। ये आपको याद हो तो मैंने अलग अलग उपकरण सारे समझाए थे। जो हमारा L2 जार होता है उसमें जो ऐसे होता है, ऊपर से जो सबसे पहले जो बड़ा उपकरण होता है उसका नाम कैनिस्टर है। कैनिस्टर के अंदर क्या होती है, गोबलेट होती है। गोबलेट के अंदर क्या होती है, स्ट्रा होती है। कौन से जार में मिलते हैं, आगे मैंने 2 नाम लिख रखे हैं, बीए और टीए। तो कौन से जार में मिलेंगे, बीए में, बायोलॉजिकल अप्लायंस में मिलेंगे। क्योंकि जो टीए वाला अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, जो टीए वाला है सिर्फ और सिर्फ लिक्विड नाइट्रोजन का ट्रांसफ़र करता है। उसमें न तो कैनिस्टर की जरूरत होती है, न गोबलेट की जरूरत होती है, न स्ट्रा की जरूरत होती है। उसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे, सिमन स्ट्रा के इनसेमिनेशन एंड के साथ सुमेलित है, किसके साथ मैचिंग होती है इसकी। इसको समझाने के लिए मैंने पहले थ्योरी में पूरी डिटेल से सिमन स्ट्रा की थ्योरी समझाई थी। उसके अलावा मैं यहाँ थोड़ा सा एक डायग्राम और भी मैंने यहाँ बनाया है, तो उसको आप देख सकते हो। तो ये सिमन स्ट्रा का डायग्राम है। इस पर ऊपर वाले एंड को अपर एंड कहते हैं, नीचे वाले एंड को लोअर एंड कहते हैं। नीचे वाला जो एंड है वहाँ पे जो सील होती है उसका नाम होता है फैक्ट्री सील, क्योंकि ये फैक्ट्री में बनती है ये वाले एंड। और ऊपर इसके अंदर सीमन डालने के बाद में लैब में जाकर ऊपर कैप लगती है, ऊपर से बंद होता है, इसलिए ऊपर वाले एंड को लैब सील के नाम से जानते हैं। रट्टा नहीं लगाना है यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है। फैक्ट्री में बन के आई है इसलिए उसका नाम है फैक्ट्री सील। लैब में जाकर सीमन इसमें डाल दिया, ऊपर से बंद कर दिया, इसलिए इस एंड का नाम क्या कर दिया, लैब सील। अब एआई गन लोड करते हैं तो एआई गन कहाँ से लोड की जाती है, यहाँ से लोड की जाती है, इसलिए इस एंड का नाम क्या है, एक और नाम क्या हो गया, लोडिंग एंड। ऊपर वाले एंड का नाम क्या लिखा है, इनसेमिनेशन एंड, क्योंकि यह एंड यहाँ पे हम वेजाइना में पास करते हैं, आगे वेजाइना के बाद में मिड सर्विक्स में ले जाते हैं, इसलिए इस एंड का नाम क्या है, इनसेमिनेशन एंड है। तो क्वेश्चन को देखोगे उसके बाद में आंसर देखना है यहाँ पे। सिमन स्ट्रा के इनसेमिनेशन एंड
सीमन ये स्ट्रा है, इसका इनसेमिनेशन एंड ये है। तो इनसेमिनेशन एंड के साथ कौन से वर्ड मैच होते हैं, या तो अपर एंड मैच होगा या लैब सील। इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा वो आंसर हो जाएगा इसमें। तो कौन सा आंसर आएगा इसमें, लैब सील, क्योंकि फैक्ट्री सील है वो तो कौन से एंड पे है, लोडिंग पे। और लोअर एंड है, लोअर एंड है वो भी किस पे है, लोडिंग एंड पे। तो लोडिंग एंड हो चाहे लोअर एंड हो चाहे फैक्ट्री सील हो, ये तीनों एक ही बात है। ए, सी और डी तीनों एक ही बात है, इसलिए इनसेमिनेशन का कनेक्शन किसके साथ है, लैब सील के साथ। तो आंसर क्या आएगा, लैब सील आएगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, सीमन स्ट्रा पर क्या अंकित नहीं होता या नहीं लिखा है मैंने। तो मैंने वहाँ पे बार बार आपको बताया था कि इसके ऊपर बुल का नंबर होता है, बुल नेम होता है, बैच नंबर होता है, जो हमारा सीमन स्टेशन होता है उसका नाम भी उस पर लिखा होता है। तो उसके ऊपर होता क्या नहीं है, ओनर का नाम नहीं होता, पशुपालक का नाम नहीं होता उस पर। तो आंसर क्या आएगा, ओनर नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच मिनिस्ट्रा, जो आजकल हम स्ट्रा काम में लेते हैं उस स्ट्रा का नाम है फ्रेंच मिनिस्ट्रा। फ्रेंच मिनी, फ्रेंच मीडियम, जर्मन, ऐसे 3 स्ट्रा मैंने बताई थी अलग अलग। तो फ्रेंच मिनिस्ट्रा का वॉल्यूम मतलब मात्रा, उसमें कितनी मात्रा होती है, 0.25 ml होता है, 0.5 होता है, 0.75 होता है या 1 होता है। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 0.25 मात्रा क्या होती है उसकी, वो किसकी, मिनी स्ट्रा की मात्रा पूछे तो आपको आंसर क्या करना है, 0.25। उसके बाद में 15वां नंबर क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे, एआई गन में बैरल की लंबाई बताओ, वो भी mm में, मिलीमीटर में बतानी है। तो 437 होती है, 43 होती है, 450 होती है, याद हो तो क्या आंसर आएगा इसका, 437 आएगा। 443 किसकी थी, याद हो तो सीट की है। 450 किसकी है, प्लंजर या पिस्टन की है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे पूछा क्या है, बैरल की लंबाई बतानी है। तो बैरल की लंबाई कितनी होगी, 437। तो ये 15वां क्वेश्चन था। इससे आगे 16वां क्वेश्चन, 16वें क्वेश्चन में मैंने लिखा है यूनिवर्सल एआई गन में क्या नहीं होता। मैंने आपको पहले थ्योरी में बताया था, डिफरेंस में बताया था कि एक जो पहले गन काम में लेते थे, उसके बाद में जो आजकल गन काम में लेते हैं उसका नाम है यूनिवर्सल एआई गन। इसमें क्या नहीं होता, बैरल पुरानी गन में भी होता था, नई में भी होता है, प्लंजर पुराने में भी है, नई में भी है, पिस्टन पुरानी में भी है, नई में भी है। लेकिन जो ओ रिंग है वो पुरानी गन में होती थी, आजकल यूनिवर्सल एआई गन में नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ओ रिंग आएगा। प्लंजर व पिस्टन तो एक ही बात है। इसके बाद में नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, LN2 स्थानांतरण के लिए कौन सा जार काम में लेते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था BA व TA 2 प्रकार के जार हैं। जो BA वाला है उसमें कनिस्टर, गोबलेट, स्ट्रा, खांच सब कुछ होता है, लेकिन TA वाले में नया कनिस्टर, गोबलेट, खांच कुछ नहीं होता। तो TA वाला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम में लिया जाता है, LN2 स्थानांतरण के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, TA। इसके बाद नेक्स्ट है LN2 का टेम्परेचर, बहुत यूनिवर्सल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो छोटे लेवल के एग्जाम, बड़े लेवल के एग्जाम सब में आता है ये। तो मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन डाल रखे हैं, -196 डिग्री फ़ारेनहाइट, -80 डिग्री सेंटीग्रेड, -196 डिग्री सेंटीग्रेड, -30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 4 डाल रखे हैं, तो आपको ठीक से याद हो तो बता सकते हो आप। तो LN2 का टेम्परेचर कितना आएगा, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, LN2 से चमड़ी का जल जाना। 2 नाम यहाँ पे कॉमन है, फ्रोस्ट एक लाइन लिखा है मैंने, एक लिखा है फ्रोस्ट बाइट। बाइट का मतलब यहाँ पे जलना, चमड़ी का जलना क्या कहलाएगा, फ्रोस्ट बाइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फ्रोस्ट बाइट। नेक्स्ट मैंने लिखा है फ्रोस्ट लाइन। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ डाल दिए हैं। फ्रोस्ट लाइन का अर्थ क्या है, कनिस्टर को LN2 जार के मुँह से बाहर नहीं निकालते हैं। जैसे ये जार है हमारा, इसके अंदर ये कनिस्टर लटका हुआ है, ये इसका ऊपर ढक्कन है, तो ढक्कन से बाहर जब निकालते हैं कनिस्टर को, ऊपर गोबलेट निकालने के लिए, स्टार निकालने के लिए बाहर निकालते हैं, तो यह हमारा कनिस्टर इसके मुँह से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जो मुँह के पास टेम्परेचर होता है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस लाइन को यहाँ पे बोलते हैं फ्रोस्ट लाइन, क्योंकि इससे ऊपर गर्म हो जाता है, नीचे ठंडा होता है। तो ये फ्रोस्ट लाइन है। फ्रोस्ट लाइन का टेम्परेचर आंसर क्या आएगा, -80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रोस्ट लाइन तो टेम्परेचर से संबंधित है और फ्रोस्ट बाइट जलने से संबंधित है।
नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, Ln2 जार में Ln2 का स्तर कितने सेंटीमीटर होना चाहिए। ये जो हमारा जार है इसके अंदर गैस भरी होती है, तो इसका जो लेवल है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मिनिमम कितना होना चाहिए। मैंने यहाँ पे 9, 11, 13, 15 लिख रखा है, तो 13 वाला आंसर सही है। इसमें 13 सेंटीमीटर कम से कम, चाहे कोई जार छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें मिनिमम 13 सेंटीमीटर लेवल तक यहाँ पे हमारी Ln2 होनी चाहिए, ताकि सिमन स्टार डेड न हो। प्रत्येक AI, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, प्रत्येक AI में सिमन स्टार में गतिशील स्पर्म की संख्या मिलियन में पूछे। यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो मूवेबल हो स्पर्म हो, लाइव हो, और जो भी आप AI करने जा रहे हो, जो सिमन स्टार आप यूज़ कर रहे हो, उसमें मिनिमम कितना यहाँ पे आंसर लिखा है 5, 7, 10 और 12। ये 12 वाला आंसर है। मिनिमम 12 मिलियन शुक्राणु होने चाहिए आपके एक स्टार के अंदर। ये 22 नंबर क्वेश्चन था। 23 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 वाला और ऊपर जो आया था ना टेम्परेचर वाला 18, ये दोनों क्वेश्चन बार बार पेपरों में आते हैं, 18 वाला और 23 वाला। थाविंग के लिए उपयुक्त टेम्परेचर व टाइम बताना आपको। टेम्परेचर या डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा है, टाइम है सेकंड में पूछा है। तो पहले आपको थ्योरी में याद हो तो थाविंग क्या होती है। जब भी हम स्टार निकालते हैं, जार से स्टार निकालते हैं टेम्परेचर मेंटेन के लिए, तो टेम्परेचर बाहर निकालने के बाद में कितने डिग्री पर कितने टाइम पर वहाँ रखना होता है, उसी को हम थाविंग कहते हैं। तो थाविंग के लिए यहाँ पे सबसे पहले देखो टेम्परेचर चेक करना है। टेम्परेचर की बात करें तो आपको दिमाग में आंसर क्या आता है वो आपको देखना है। आपको याद हो तो टेम्परेचर 37 था, तो 37 पहले ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में स्टार्टिंग में नहीं है, सी में भी है, डी में नहीं है। तो आप पहले जज कर लो कि कौन सा आंसर हो सकता है। पहला ए हो सकता है और सी हो सकता है। टेम्परेचर तो दो में मैच हो रहा है, लेकिन टाइम की बात करें, आपको याद हो तो टाइम 30 सेकंड था। तो यहाँ देखो ए वाले में यहाँ पे भी 30 नहीं लिखा हुआ, 37 लिख रखा है, तो ए आंसर नहीं होगा। पहले हमने आंसर जज किया था या तो ए होगा या सी होगा, लेकिन अब ए नहीं है क्योंकि ए में यहाँ पे भी 37 है। आंसर सी होगा क्योंकि सी में यहाँ पे 30 सेकंड लिखा हुआ है। तो कौन सा आंसर होगा इसमें, सी आंसर होगा। ये 23 नंबर क्वेश्चन था। 24 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, सिमन स्टार की कौन सी सील AI गन पर लोड की जाती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डायग्राम बताया था। जैसे माना कि ये हमारी यहाँ पे सिमन स्टार है, तो सिमन स्टार का नीचे वाला जो एंड होता है लोअर एंड, ऊपर वाला अपर एंड होता है। ऊपर वाले को इनसेमिनेशन एंड भी बोलते हैं, नीचे वाले को लोडिंग एंड बोलते हैं। नीचे वाली जो सील होती है वो होती है फैक्ट्री सील, ऊपर वाली जो सील होती है वो क्या होती है, लैब सील होती है। तो यहाँ देखो किसने क्या पूछा हुआ है, सिमन स्टार की कौन सी सील AI गन पर लोड की जाती है। तो लोड तो यहाँ से की जाती है, नीचे से की जाती है। तो नीचे वाला सील कौन सा हो जाएगा, फैक्ट्री सील। आंसर क्या आएगा, AI गन को लोड कर रहे हो, लेकिन लैब सील तो ऊपर होती है, लैब बाद में लगती है, तो फैक्ट्री सील पे लोड की जाती है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे AI गन पर सिमन स्टार लोड करने के बाद, लोड तो आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में कर दी है, लोड करने के बाद कौन सी सील काटते हैं। तो ऊपर वाले सील को काटते हैं, ऊपर वाले काटते हैं। ऊपर कौन सी सील होती है, लैब सील होती है। तो दोनों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, लोड करते वक्त कौन सी सील काम में आ गई, यहाँ पे फैक्ट्री सील। और कट करनी है, AI करते वक्त कट करनी है, तो कौन सी सील कट करेंगे, लैब सील को कट किया जाता है। तो ये 25 नंबर क्वेश्चन था। 26 नंबर क्वेश्चन, सिमन स्टार में जो प्लग होता है, नीचे वाली एरिया में प्लग होता है, वो किस एंड पर होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने नाम लिखा है लोअर एंड, अपर एंड, इनसेमिनेशन एंड। आपको थोड़ी सी अगर थ्योरी याद है इसकी, अपर एंड, इनसेमिनेशन एंड दोनों ऊपर होते हैं, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। तो नीचे क्या होता है, लोअर एंड होता है, उसी एंड के ऊपर क्या होता है, प्लग लगा होता है। तो इसलिए आंसर क्या आएगा, लोअर एंड। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, AI की सबसे बेस्ट विधि कौन सी है। तो यहाँ पे दो मैंने नाम लिखे हैं, मैंने पहले थ्योरी में आपको बताया था। छोटे पशुओं में वेजाइनल स्पेकुलम, भेड़ बकरी में जैसे काम में लेते हैं, और गाय भैंस में यहाँ पे गुदा योनि मार्ग, जिसको अंग्रेजी में यहाँ पे मैंने नाम लिखा है रेक्टो वेजाइनल। तो सीधा अगर आपसे पूछते हैं ना AI की सबसे बेस्ट विधि, तो अंडरस्टूड है, बड़े पशु का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। अगर कुछ दिया नहीं है तो आपको ये समझना है कि बड़े पशु का जिक्र हो रहा है, तो सबसे बेस्ट विधि कौन सी मानी जाएगी यहाँ पे, रेक्टो वेजाइनल मेथड। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, AI करते समय AI गन को स्टार्टिंग में कितने डिग्री पर ले जाते हैं अंदर। तो यहाँ पे मैंने 4 आंसर लिख रखे हैं, 30, 45, 60, 90। आपको याद हो तो स्टार्टिंग में जब भी हम रेक्टम में हाथ डालते हैं तो AI गन को, जैसे ये लेवल है यहाँ पे, AI गन को 45 डिग्री एंगल पे ले जाते हैं, उसके बाद में फिर 90 डिग्री पे ले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्टिंग का पूछा है, तो स्टार्टिंग की बात करें तो कितने डिग्री पर आंसर आएगा, 45 डिग्री। तो ये हमारा 28 नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद में 29 नंबर क्वेश्चन,
29 में मैंने लिखा है गाय में मध्य चक्कर कितने दिन का होता है। मध्य चक्कर मतलब हीट जो आती है, जो ईस्टर साइकिल होता है, वो कितने दिन बाद में रिपीट होता है। तो आगे मैंने डेज लिखे हैं यहाँ पे 16 दिन, 19 दिन, 21 दिन, 23 दिन। तो आपको पीछे याद होगा थ्योरी में मैंने बताया था। तो आंसर क्या आएगा, 21 दिन के बाद में ईस्टर साइकिल रिपीट होता है। गाय भैंस की बात करें, भेड़ बकरी में थोड़ा पीछे 19 होते हैं। इसके बाद में 30 नंबर क्वेश्चन में लिखा है गाय में मध्यकाल का समय। मध्यकाल मतलब हीट का जो ड्यूरेशन है कितने घंटे तक होता है। तो मैंने यहाँ पे 4 आंसर लिखे हैं, 12 से 24, 6 से 12, 24 से 36, 36 से 48 से। तो जो स्टार्टिंग का पीरियड होता है ये प्रोस्टस में टाइमिंग होता है। उसके बाद में जो आंसर की बात करें, जो इसमें टाइम होता है 12 से 24 घंटे का टाइम होता है। 15 घंटे लगभग एवरेज रहता है, 18 घंटे के आसपास हीट रहती है, उसके बाद में कम हो जाती है। तो पहले वाले में ये आंसर था, इसमें 12 से 24 घंटे का टाइम है। अगला क्वेश्चन है अंडाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं होता अंडाशय से। अंडाशय मतलब मादा का जो पार्ट है अंडाशय। तो आगे देखो यहाँ पे एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन ये हार्मोन लिखे हैं। आपको पीछे याद हो तो हार्मोन वाला जो लेसन मैंने पीछे क्लास लगाई थी उसमें आपको बताया था कि ओवरी से स्रावित, तो ओवरी मतलब अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन में मुख्य हार्मोन लिखे थे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। ये हीट इंड्यूस करता है, ये प्रेगनेंसी स्थापित करता है, ये रिलैक्स करता है पार्चुरेशन के समय। तो कौन सा हार्मोन बच गया फिर, एंड्रोजन इसमें आंसर आएगा। एंड्रोजन मीन्स एंड्रोजन का दूसरा नाम क्या था, टेस्टोस्टेरोन मतलब नर से स्रावित होने वाला, टेस्टिस से वर्षण से स्रावित होने वाला हार्मोन। तो आंसर क्या आएगा, कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं होता है पूछा है तो ये क्या आएगा, एंड्रोजन आंसर आएगा। नेक्स्ट है पश्य पीयूष ग्रंथि। अगर पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होते हैं, पश्य से भी स्रावित होते हैं। तो जो FSH, LH, प्रोलैक्टिन ये जो नाम लिखे मैंने ये सारे किससे हैं, अगर पीयूष ग्रंथि से, पश्य पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन से होते हैं, एक तो ADH होता है, एक ऑक्सीटोसिन होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन क्रमशः स्रावित होते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन किससे स्रावित होते हैं, ओवरी से होते हैं, अंडाशय से। अभी अभी ये आया था प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन तीनों के तीनों हार्मोन किससे स्रावित होते हैं, ओवरी से। तो ओवरी से तो ये स्रावित होते हैं, लेकिन ओवरी के ऊपर संरचना होती है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको यह बताना चाहूँगा, जैसे ये ओवरी है, ओवरी के ऊपर स्टार्टिंग में जब हीट चालू होती है, प्रोस्टेस स्टेज चालू होती है, तो यहाँ पे उसके ऊपर फॉलिकल बनता है जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। इसमें अंडे बनते हैं यहाँ पे। तो एस्ट्रोजन लेवल हाई होने से ये ग्राफियन फॉलिकल बनता है। तो एस्ट्रोजन, अगर आप एस्ट्रोजन की बात करें तो उत्तर आएगा ग्राफियन फॉलिकल। उसके बाद में हीट इंड्यूस होती है, एस्टर साइकिल की बात करें, प्रोस्टेस के बाद में एस्टर स्टेज आती है। तो एस्टर्स में ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है, अंडे बाहर आ जाते हैं, अंडे बाहर निकल जाते हैं। अंडे बाहर निकलने के बाद में जब प्रोएस्टस के बाद में, एस्टस के बाद में मेटास्टस आता है, डायस्टस आता है, उसके बाद में कार्पस लूटियम का बनना स्टार्ट होता है। तो ग्राफियन फॉलिकल ख़त्म हो जाता है, उसकी जगह क्या बनता है फिर, कार्पस लूटियम बनता है। अगर प्रेगनेंसी स्थापित होती है तो कार्पस लूटियम प्रेगनेंसी टाइम में, पूरी टाइम में बना रहता है। अगर प्रेगनेंसी स्थापित नहीं होती है तो कार्पस लूटियम फिर ख़त्म हो जाता है, दोबारा से ग्राफियन फॉलिकल बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 हार्मोन लिखे थे, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन का संबंध ग्राफियन फॉलिकल से है। तो यहाँ पे देखो ग्राफियन फॉलिकल इसमें लिखा है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। तो ग्राफियन फॉलिकल का संबंध तो एस्ट्रोजन से है, प्रोजेस्टेरोन का संबंध कार्पस लूटियम से है। तो यहाँ कार्पस लूटियम नहीं है, इसमें यहाँ कार्पस लूटियम है। तो आंसर क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा ये। ग्राफियन फॉलिकल मीन्स एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन किससे स्रावित होता है, कार्पस लूटियम से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में 34 नंबर क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ पे बना दिए एक साथ हैं। मैचिंग करनी है आपको। यहाँ पे 5 मैंने ऐसे नाम लिखे हैं, किडनी लिखा है, स्तन ग्रंथि लिखा है, प्रेगनेंसी लिखा है, हीट लिखा है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लिखे हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण वो भी नर में लिखे हैं। तो 5 मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली है। 5 का संबंध किस किस से हो सकता है आपको ये बताना है। यहाँ पे किडनी का संबंध यहाँ पे मैचिंग करें, किडनी से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ADH या वैसोप्रेसिन। तो ये कन्फर्म हो गया कि जो ए है, ए की मैचिंग किससे, थर्ड के साथ है। तो अगर इसके आंसर की बात करें, 34 के आंसर की बात करें, ए का मैच किससे होगा, थर्ड से होगा। स्तन ग्रंथि मतलब दूध से संबंधित, उत्तर आएगा प्रोलैक्टिन। तो बी की मैचिंग किससे होगी यहाँ पे, फर्स्ट के साथ है, CDE। सी में क्या लिखा है यहाँ पे, प्रेगनेंसी। अभी मैंने बताया था प्रेगनेंसी के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, प्रोजेस्टेरोन।
प्रेगनेंसी स्थापित के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन कहाँ लिखा है? सेकंड पे लिखा है। तो सी की मैचिंग किसके साथ होगी? सेकंड के साथ। डी में मैंने लिखा है हीट के लिए, अभी अभी हमने बात की थी, जब हीट आती है तो कौन सा हार्मोन आता है? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन कितने पे लिखा है? 5 पे लिखा है। तो डी की मैचिंग किसके साथ है? 5th के साथ है। एक क्या बच गया फिर? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, वो भी नर में। नर में पूछे तब तो उत्तर आएगा टेस्टोस्टेरोन, और मादा का पूछे तो आएगा उत्तर ईस्ट्रोजन। तो कौन सा आंसर आएगा इसका? 4th। तो 34 में ये आंसर बन गया, फर्स्ट का थर्ड के साथ, सेकंड का फर्स्ट के साथ, थर्ड का सेकंड के साथ, फोर्थ का फिफ्थ के साथ, और फिफ्थ का फोर्थ के साथ। इसके बाद में 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे संकर गाय का पूछा है, यहाँ पे क्रॉस ब्रीड गाय का पूछा है। यहाँ पे जो प्यूबर्टी है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं यौवन अवस्था, जो स्टार्टिंग में हीट के करैक्टर आते हैं, उसके बाद में मैच्योरिटी आती है। तो स्टार्टिंग में हीट के करैक्टर कब आने शुरू हो जाते हैं? संकर गाय की बात करें तो यहाँ 8 से 10 महीने, 8 से 18 महीने, 18 से 24 महीने, 24 से 30 महीने लिखा है। यहाँ विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पे क्रॉस ब्रीड का पूछा है। क्रॉस ब्रीड में हीट के करैक्टर जल्दी आते हैं, इतने जल्दी भी नहीं आते। ये आंसर आएगा इसका 8 से 18 महीने। ये ऐसे बीच में आता है, ये घोड़ी में आता है, ये यहाँ पे देसी गाय में आता है। तो हमारा आंसर क्या है? 8 से 18। इसके बाद में ये दोनों क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आगे। बिना किसी विशेष ऋतु के, कोई यहाँ पे सीजन नहीं है, बिना सीजन के साल में बहुत बार हीट में कौन सा पशु आता है? भैंस है, क्या है? सीजनल ब्रीडर है। घोड़ी और बकरी, घोड़ी इसमें दिया नहीं, भेड़ बकरी का एक साथ इसमें आता है। तो आंसर क्या आएगा? गाय। गाय क्या है? कोई सीज़न की आवश्यकता नहीं है, साल में बहुत बार आती है, विशेष सीजन में नहीं आती। विशेष सीजन का अगर पूछ ले यहाँ पे, बिना शब्द हटा दें, विशेष ऋतु में बहुत बार आती है, तब आंसर क्या आ जाएगा? भैंस, भेड़, बकरी तीनों आ जाएंगे इसमें। तो यहाँ पे लिखा बिना, ये शब्द बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना सीजन के, तब आंसर आएगा गाय। और बिना शब्द हटाते आंसर भेड़, बकरी, भैंस तीनों आ जाएंगे। आगे लिखा है विशेष सीजन में लेकिन एक ही बार, तो आंसर बीच आएगा इसमें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद में 38 नंबर की बात करें। गाय में अंडाणु का जीवन काल, मतलब लाइफ साइकिल ऑफ ओवम, कितने घंटे तक होता है? अंडाणु की लाइफ साइकिल 12 घंटे होती है, ये आंसर आएगा। 24 घंटे किसकी होती है? शुक्राणु की होती है। इसके बाद में नर युग्मक का बनना क्या कहलाएगा? यहाँ पे शुक्र जनन। और मादा युग्मक का बनना क्या कहलाएगा? अंड जनन कहलाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। वीर्य संकलन के लिए सबसे बेस्ट विधि और साइंटिफिक मेथड कौन सा है? तो आएगा कृत्रिम योनि। कॉन्डम से भी सिलेक्शन करते थे, प्राकृतिक संभोग करा के भी सीमन का कलेक्शन करते हैं। इलेक्ट्रो इजैकुलेशन, मतलब यहाँ पे स्टिमुलेशन करते हैं, यहाँ पे फिजियोथेरेपी की तरह। तो ये मेथड भी काम में लिया जाता है, लेकिन बेस्ट मेथड की बात करें तो कृत्रिम योनि के माध्यम से क्या किया जाता है? वीर्य को कलेक्शन किया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखा है मैंने, 11 महीने 11 दिन गर्भकाल किस एनिमल का होता है? तो यहाँ लिखा है गाय, भैंस, घोड़ी, ऊँटनी। गाय में आपको पता है 9 महीने 9 दिन होता है, भैंस में 10 महीने 10 दिन होता है, घोड़ी में 11 महीने 11 दिन होता है, और ऊँटनी की बात करें तो 13 महीने 13 दिन होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 11 महीने 11 दिन। आंसर क्या आएगा? घोड़ी आएगा। ऊपर वाले में कृत्रिम योनि आएगा, ऊपर वाले में शुक्र जनन आएगा। तो ये 41 नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद में 42 नंबर क्वेश्चन में मैंने यहाँ लिखा है गर्भाशय में मवाद का होना कहलाता है। मवाद का मतलब पस, गर्भाशय मतलब यूट्रस, जिसको मैट्रम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे मैट्रा नाम 2-3 जगह है। यहाँ पे आरओपी का मतलब तो रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा था, जेर का टकना। इसके बाद में यहाँ लिखा पायोमेट्रा, पायो का मतलब पस, और मेट्रा मतलब मैट्रियम मतलब यूट्रस। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? पायोमेट्रा। 2 ऑप्शन और भी हैं, मम्मीफिकेशन और मैसिरेशन। मैसिरेशन में तो क्या है, जो टिश्यू हैं वो क्या होते हैं? डिजोल्व हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है? सारा जो हार्ड पार्ट है वो क्या है, जितना फ्लूइड है वो क्या हो जाता है? सारा फ्लूइड अवशोषित हो जाता है। उसमें क्या, उसको क्या बोलते हैं? मम्मीफिकेशन। सारे फ्लूइड का अवशोषित हो जाना तो मम्मीफिकेशन कहलाता है, और टिश्यू का द्रवित हो जाना, डिजोल्व हो जाना, मैसिरेशन कहलाता है। और गर्भाशय में पस का पड़ना पायोमेट्रा कहलाता है, जेर का अटकना आरओपी कहलाता है। लेकिन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? गर्भाशय में मवाद का होना क्या कहलाएगा? पायोमेट्रा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, गाय भैंस में अपरा या प्लासेंटा का प्रकार। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो प्लासेंटा होता है उसका किस टाइप का प्लासेंटा होता है? मैंने यहाँ पे 4 नाम लिखे, 4 ही प्रकार होते हैं मोस्टली, डिफ्यूज, डिस्कोइड, कोटिलिडनरी और जोनरी। तो मैंने यहाँ शॉर्ट में, जैसे हम ऐसे एमएससी याद कर सकते हो, जैसे मास्टर ऑफ साइंस होती है। यहाँ एमएससी का मतलब यहाँ पे मेयर से है, यहाँ पे एस से शो से है, कैमल से है।
मतलब ऊँटनी, सूरी और घोड़ी में किस प्रकार का होता है, डिफ्यूज़ प्रकार का। और MR जो मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके हिसाब से आप याद कर सकते हो यहाँ पे मैन, मंकी, रेड रैबिट, ये डबल डबल होते हैं दोनों, डिस्कॉइड होता है उसमें। गाय, भैंस, भेड़ बकरी की बात करें यहाँ पे क्वेश्चन यही था, गाय भैंस में पूछे या भेड़ बकरी में पूछे तो कोटिलिडनी टाइप का प्रकार होता है इसमें अपरा का। और जॉनरी किस में होता है, DC। DC मतलब यहाँ पे कुत्ते और बिल्ली की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरा या जेर प्रसव की कौन सी अवस्था में बाहर आता है। यहाँ 3 स्टेज होती हैं, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, थर्ड स्टेज। ऊपर वाले का आंसर क्या था, ये था। इसमें आंसर क्या आएगा, थर्ड स्टेज में आता है। पहली स्टेज में क्या होता है, पार्चुरेशन की पहली स्टेज में क्या होता है, पहली स्टेज में सर्विक्स का फैलाव होता है, बच्चा बाहर नहीं आता, फॉल्स वाटर बैग है वो फूटती है। सेकंड में ट्रू वाटर बैग बाहर आती है, मतलब फूटती है, बच्चा बाहर आता है। थर्ड स्टेज में अपरा बाहर आती है। तो अपरा का निष्कासन आपसे पूछे कि कब आती है बाहर, थर्ड स्टेज आएगा। इसके बाद में 45 नंबर में मैंने मैचिंग पूछा है। यहाँ पे बीमारी लिखा है और अबॉर्शन का ड्यूरेशन लिखा है। ये 3 मुख्य बीमारियां हैं जिसमें अबॉर्शन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 बीमारियां, ब्रूसेलोसिस, ट्राइकोमोनियासिस, विब्रियोसिस, 3 खतरनाक बीमारियां हैं। तीनों बीमारियों के अंदर क्या होता है, अबॉर्शन होता है। लेकिन आपसे पेपर में पूछा जाता है कि अबॉर्शन कब होता है, तो यहाँ पे मैचिंग आपको बतानी है। ब्रूसेला में अबॉर्शन कब होता है, लास्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, जो लास्ट के 3 महीने होते हैं। तो लास्ट के 3 महीने कौन से हो गए इसमें, ये हो गए। तो ए की मैचिंग किसके साथ बनेगी, यहाँ पे ए की मैचिंग किसके साथ बनेगी, सेकंड के साथ। बी में क्या लिखा है, ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास में पहले 3 महीने में अबॉर्शन होता है, पहले 3 महीने में अबॉर्शन होता है। तो बी की मैचिंग कब किसके साथ बनेगी, फर्स्ट के साथ। एक क्या बच गया, विब्रियोसिस। विब्रियोसिस में बीच में अबॉर्शन होता है, तो चौथे से छठे महीने में। तो सी की मैचिंग किसके साथ होगी, थर्ड के साथ होगी। तो ये 45 नंबर क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन एक साथ हो गए इसमें। नेक्स्ट है 46। इसमें भी मैचिंग मैंने पूछा है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन एक साथ दे रखे हैं, 4 डेफिनेशन लिखी है। पहले मैंने लिखा ताव में न आना। सेकंड में लिखा है सामान्य मध्य चक्र हीट ईस्ट साइकिल है, वो तो सामान्य है लेकिन बिना अच्छे करैक्टर के, कोई खास लक्षण नहीं है। थर्ड में मैंने लिखा है सामान्य मध्य चक्र है लेकिन 3-4 सहवास के बाद में भी पशु प्रेग्नेंट नहीं होता। लास्ट वाले में लिखा है हमेशा ताव में रहता है, हमेशा हीट में रहता है। तो ए की मैचिंग किसके साथ होगी, यहाँ पे मैंने 4 लिख रखे हैं। ताव में न आना किसके साथ मैचिंग होगी, अनस्ट्रेस। पशु जो हीट में नहीं आता उसको क्या बोलते हैं, अनस्ट्रेस। ए की मैचिंग किसके साथ होगी यहाँ पे, सेकंड के साथ। बी में क्या लिखा है, सामान्य मध्य चक्र है लेकिन अच्छे करैक्टर नहीं है, पता ही नहीं लग रहा, तो उत्तर क्या आएगा, साइलेंट हीट। बी की मैचिंग किसके साथ होगी, फर्स्ट के साथ। यह करैक्टर किस में होता है, बफेलो में होता है, भैंस में साइलेंट हीट होती है। थर्ड में लिखा है सामान्य मध्य चक्र 3-4 सहवास, 3-4 मतलब संभोग के बाद में पशु प्रेग्नेंट नहीं होता। कौन सी स्टेज में होता है वो, रिपीट ब्रीडर कहलाता है वो। तो सी की मैचिंग किसके साथ होगी यहाँ पे, फोर्थ के साथ। डी बच गया। डी में क्या लिखा है, हमेशा हीट में रहता है, उसको क्या बोलते हैं, निम्फोमेनिया बोलते हैं। हमेशा पशु हीट में रहता है, निम्फोमेनिया। डी की मैचिंग किसके साथ होगी यहाँ पे, थर्ड के साथ। तो ये 46 नंबर क्वेश्चन था। 47 में मैंने लिखा है गर्भकाल पूर्ण किए बिना जीवित या मृत बच्चे का बाहर आना, लेकिन अगर जीवित होगा तो बाहर आते ही बच्चा क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, अबॉर्शन बोलेंगे, गर्भपात। टाइम से पहले ही ध्यान रखना है, टाइम से पहले जीवित भी हो सकता है, मृत भी हो सकता है, लेकिन अगर जीवित होगा तो हाथों हाथ क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे, अबॉर्शन। आंसर क्या आएगा, गर्भपात। 2 ऑप्शन मैंने यहाँ पे और भी लिखे हैं। एक लिखा है स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ में क्या डिफरेंस होता है, एक तो क्या है, गर्भकाल पूरा होता है, इसमें गर्भकाल क्या था, अधूरा था। इसमें गर्भकाल तो पूरा होगा लेकिन जीवित नहीं आएगा। गर्भकाल पूरा लेकिन बच्चा मरा हुआ तो क्या कहलाएगा, वो स्टिल बर्थ कहलाएगा। प्रसव मतलब पार्चुरेशन नॉर्मल है, कठिन प्रसव मतलब डिस्टोकिया, मुश्किल से प्रसव की क्रिया। तो ये तो ऐसे लिखा हुआ है इसमें। 48 नंबर क्वेश्चन की बात करें, गर्भाशय में सूजन। यहाँ देखो, यहाँ तो मैंने लिखा था गर्भाशय में मवाद, मवाद में तो क्या है, पस है, पायोमेट्रा। और यहाँ पे मैंने सूजन पूछा है। जब भी सूजन का नाम आता है ना, उसके लास्ट में ITIS लगता है, ये ध्यान रखना है, ITIS। तो ITIS किस में लगा हुआ है, एक में लगा है, मेट्राइटिस। पायोमेट्रा में तो क्या है, पस है। डिस्टोकिया में कठिन प्रसव है। यूटोकिया मतलब सामान्य प्रसव है। ये सामान्य प्रसव है, ये कठिन प्रसव है, ये क्या है, सूजन है, ये क्या है, पस है। तो आंसर क्या है, गर्भाशय में सूजन। आंसर क्या आएगा, मेट्राइटिस। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन की बात करें, गर्भाशय के गर्भकाल के दौरान गर्भाशय का विस्थापन मतलब प्रोलैप्स। कई बार पशु प्रेग्नेंट होता है
कई बार वेजाइना बाहर आती है, कई बार क्या है गर्भाशय भी बाहर आ जाता है। तो किस हार्मोन की कमी से आता है, मोस्टली की बात करें मुख्यतः किस हार्मोन की कमी से आता है, तो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सन, ये तो लास्ट में चाहिए। एस्ट्रोजन 8 के लिए चाहिए, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी के लिए चाहिए। तो आंसर क्या आएगा इसमें, प्रोजेस्टेरोन। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है भेड़ के नर को किस नाम से जानते हैं। मैंने यहाँ 4 नाम डाल रखे हैं। ईव किसको कहते हैं, भेड़ की जो मादा होती है उसको ईव कहते हैं। डोय किसको कहते हैं, बकरी की जो मादा होती है उसको डोय कहते हैं। रैम या राम किसको कहते हैं, भेड़ के नर को। ये क्वेश्चन पूछा ना यहाँ पे, तो भेड़ के नर को क्या कहते हैं, रैम कहते हैं। और बक कौन होता है, बकरी का नर। बकरी का नर क्या कहलाता है, बक कहलाता है। नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बकरी के बच्चे देने की क्रिया क्या कहलाती है। किटिंग क्रिया किसकी है, बिल्ली के बच्चे देने की क्रिया। लैम्बिंग किसकी क्रिया है, भेड़ के बच्चे देने की क्रिया। किडिंग यही बकरी के बच्चे देने की क्रिया। लास्ट में लिखा है काविंग। काविंग किसके बच्चे देने की प्रक्रिया है, गाय भैंस की मुख्य प्रक्रिया है काविंग। तो ये हमारा यह टॉपिक था जिसमें मैंने यहाँ पे आपको समझाया कृत्रिम गर्भाधान व पशु प्रजनन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हमारे यहाँ पे 51 क्वेश्चन आए थे। अभी तक हमने पहले थ्योरी 9 क्लासों में पहले हमने थ्योरी की, उसके बाद में 10वीं क्लास में ये भाग 10 जो है इसमें हमने सारे क्वेश्चन सोल्व किए जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से हमारा कृत्रिम गर्भाधान व पशु प्रजनन टॉपिक हमारा यहाँ कम्प्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर मेडिसिन पढ़ेंगे पशु प्रजनन के बाद में। थैंक यू।